नमस्कार। सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। एक बहुत महत्वपूर्ण तरीके से ये राजनीतिक महीना निकल रहा है देश का। देश की राजनीति जो है बहुत तपी हुई है। अलग अलग मुद्दों पर बात चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दे, चुनाव, बिहार के चुनाव और उन सबसे ऊपर इमरजेंसी का महीना भी माना जाता है। आपातकाल जो उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने लगाया था 1975 में 25-26 जून की दरमियानी रात में वो लगा था। उसके 50 साल पूरे हो रहे हैं। तो इमरजेंसी बहुत सारे लोग नहीं समझते, लेकिन जिन लोगों ने इमरजेंसी को झेला है, जिन लोगों ने इमरजेंसी को देखा है और जिन लोगों ने आपातकाल को, इमरजेंसी को समझा है, वो इस सब की तकलीफ को, इस सब की ताकत को, इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को समझते हैं। ऐसे एक बेहद खास मेहमान, विद्वान मित्र मेरे रशीद किदवई साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। अक्सर मैं जब लखनऊ जाता था तो चारबाग रेलवे स्टेशन के बाहर एक बोर्ड लगा रहता है, उस वक्त लगा रहता था, जिस पे लिखा था कि मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। तो आज फिर एक मौका है मेरे साथ मुस्कुराने का मुझे, क्योंकि लखनऊ की पैदाइश है रशीद किदवई साहब। वो हमारे साथ हैं और वो लखनऊ के नहीं भी होते तब भी आप समझिए कि उनसे मिलना ही मुस्कुराहट का एक कारण बनता है। रशीद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इतनी किताबें आपने लिखी हैं, लोग आमतौर पर पढ़ते भी नहीं है उतनी जितनी किताबें आपने लिख दी हैं। अच्छी बात। विजय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें कही, शायद मैं उसके लायक भी नहीं हूँ। और लखनऊ बिल्कुल, और आप जयपुर के हैं, राजस्थान, जयपुर की भी अपनी खुशबू है, रंग है। तो इसलिए हम और आप, मैं जब भी आपसे मिलता हूँ टेलीविजन प्रोग्राम में या व्यक्तिगत रूप से, हमेशा एक बड़ा अपनेपन का भाव होता है। और आप ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने, मतलब मेरे ख्याल से सैकड़ों किताबें पढ़ी है। किताबें पढ़ने के बाद उसका जो निचोड़ है वो भी आपके पास रहता है। आपने खुद अभी लिखा, आप बहुत अच्छा अनुवाद भी करते हैं। अभी आपने मेरे ख्याल से राजदीप की किताब का भी किया। तो आप जो है इस सब चीजों के धनी है, और मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूँ। आपसे सीखते रहते हैं। आप जैसे लोग हैं जो पढ़ते हैं उनसे कुछ सीखते रहते हैं। जो आप लिख रहे हैं उससे सीख लेते हैं। और इतनी किताबें आपने लिखी, सोनिया जी पर लिखी, 24 अकबर रोड पर लिखी, नेता अभिनेता लिखी, फिर सिंधिया फैमिली पर लिखी, फिर भारत के प्रधानमंत्री पर लिखी, फिर नागरवाला केस पर लिखी। इन सब पर तो किसी दिन चर्चा करेंगे, लेकिन आपका पूरा कांग्रेस पर जितना स्टडी है, जितना करीब से आपने देखा है, एक तो मुझे लगा कि एक बार मैं पढ़ रहा था किताब, काफी दिन हो गए, नेता अभिनेता, तो वो आपने अच्छा किया पहले लिख दी। नहीं तो अब तो जरूरत ही नहीं, अब तो नेता ही अभिनेता है। वो किताब आज लिखने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। आप ये इस मेरे ख्याल से इस पुस्तक का जिक्र कर रहे हैं आप। जी 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 जी, जी। बिल्कुल, हाँ, यही। तो सर, आज है तारीख 20 जून 1975। इमरजेंसी से हम 5 दिन दूर हैं, लेकिन 20 जून 1975 बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। आपने लिखा कि दिल्ली में एक रैली हो रही थी रामलीला ग्राउंड में, बड़ी रैली, इंदिरा जी के समर्थन के लिए, उनकी ताकत दिखाने के लिए देश भर से अलग अलग लोगों ने, जो चीफ मिनिस्टर थे, कांग्रेस के लीडर थे, उन्होंने लोगों को बुलाया था। बसें भर के, गाड़ियां भर के, तमाम तरीके के लोग वहां पर आए थे और वो बड़ी रैली हो रही थी। उसमें गांधी परिवार के सब लोग गए थे। सोनिया जी, राजीव जी और इंदिरा जी के साथ साथ तमाम लोग थे वहां पर। मेनका भी वहां पर थी, लेकिन सोनिया वहां पर जाने को तैयार नहीं थी, मतलब हिचक उनको लग रही थी। उस रैली का क्या मायने था जो शक्ति पर समर्थन के लिए लगाई गई? जी, विजय जी, आपने बड़ा एक रोचक संदर्भ उठाया है और बड़ा दिलचस्प चीजें। देखिए, हमारे इस वर्ष जो है वो 50 साल इमरजेंसी की हो रहे हैं, तो 50वीं वर्षगांठ है और राजनीतिक उसमें बहुत ज्यादा पैंतरेबाजी हो रही है। और उसकी हम अभी चर्चा भी करेंगे कि कोई इंडिया अलायंस है, उसमें बहुत से ऐसे घटक दल हैं जिन्होंने इमरजेंसी की, मतलब मार या तकलीफ, चोट सही थी। तो आज वो एक एनडीए को, नरेंद्र मोदी जी को एक मौका है कि उनके बीच में एक तरीके का एक टकराव या उसमें एक ऐसी बात करें जो कष्टदायक चीज होती है, वो जख्म हरे करने वाली एक उनके पास एक मौका है। और उसका आप देखिएगा आने वाले हफ्ते में वो तमाम बातें होंगी। जो बात आपने करी, तो क्या हुआ कि असल में वो रैली इसलिए हुई क्योंकि एक हाई कोर्ट का जजमेंट आया और हाई कोर्ट के जजमेंट ने देश के प्रधानमंत्री को डिस्क्वालीफाई कर दिया, कि उनकी चुनाव रद्द कर दिया और उन पे नैतिक दबाव बना कि इंदिरा गांधी त्याग पत्र दे। इंदिरा गांधी
पहले तैयार भी थी, मतलब उनकी मंशा हुई कि चलो हाईकोर्ट का जजमेंट आया, और उस जमाने में हाईकोर्ट की देखिए कितनी इज्जत थी कि इंदिरा गांधी ने उसको एक मतलब कंसीडर किया, वो इस पर विचार विमर्श कर रही थी। लेकिन उस वक्त जो संजय गांधी और उनके तमाम लोग थे, और जिसमें बड़े इंदिरा गांधी के भी करीब सिद्धार्थ शंकर रे और अब्दुल रहमान अंतुले और बहुत से लोगों ने जो बहुत उसको जानते थे, जो गोखले जो वो भी जो मंत्री थे, लॉ मिनिस्टर थे, सबने इंदिरा गांधी को कहा कि आप इस्तीफा मत दीजिए, इस्तीफा करेंगे तो एक नजीर कायम होगी, फिर आप राजनीतिक रूप से खत्म हो जाएंगी, वापस नहीं आएंगी। और फिर संजय गांधी ने झटपट जो था एक रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली ऑर्गेनाइज करी, और रैली में ये भी उसमें दिखाया कि पूरा इंदिरा गांधी का परिवार उनके साथ है। तो राजीव जी जो सक्रिय राजनीति में नहीं थे, सोनिया गांधी, बल्कि बच्चे भी, मतलब राहुल गांधी जो थे, हाँ 5 साल के ही थे केवल, वो 5 साल के, और प्रियंका तो और भी मतलब 3 साल की होंगी। तमाम लोगों को जो था मंच के ऊपर लाया गया, और ये दिखाने की कोशिश की गई कि वो परिवार एक है और इस कठिन घड़ी में खड़ा हुआ है। तो इस तरह की बातें, सोनिया जी की फर्स्ट पॉलिटिकल अपीयरेंस थी वो। जी फर्स्ट पॉलिटिकल बिल था, लेकिन देखिए वो गई। और एक और चीज मैं बताते चलूं जो इसके बहुत से कम लोगों को पता है, कि उस जमाने में एक और जो संजय गांधी मारुति का काम जो कर रहे थे, उससे पहले की बात है, वो भी सोनिया गांधी के साथ एक कंट्रोवर्सी एक तरीके की हो गई। उसमें उन्होंने सोनिया गांधी को एक उसका डायरेक्टर बना के, और उसपे कुछ रकम भी मिलती थी। अब वो रकम सोनिया गांधी को मिली या ना मिली, बाद में एसी गुप्ता कमीशन जब आया तो एसी गुप्ता कमीशन ने उस पर एक प्रश्न उठाया कि सोनिया गांधी को पैसे कैसे मिल रहे थे, और सोनिया गांधी का कहना यह था कि उन्होंने तो कागज पे दस्तखत कर दिए, मतलब देवर के कहने पे। तो वो देवर भाभी के जो रिश्ते होते हैं उसके ऊपर भी बड़ा कि वो सोनिया गांधी उनको बड़ा मान सम्मान भी करती थी, और संजय भी उनके लिए बहुत प्रिय थे। लेकिन इस तरह की घटनाएं होती थी जो थोड़ा सा उसने टकराव और असहज की स्थिति भी पैदा कर देती थी। तो सोनिया गांधी नहीं चाहती थी कि वो राजनीतिक मंच पे आए, लेकिन संजय का आग्रह और मैं कहूंगा दबाव कि राजीव गांधी और सबको आना पड़ा। देखिए कभी कभी परिवार में बच्चे जो उम्र में छोटे होते हैं, लेकिन उनका रुतबा या वो थोड़े से दबंग होते हैं, तो संजय वैसे थे। जी, तो देखिए, जैसे आपने संजय जी का जिक्र कर दिया, संजय गांधी का जिक्र किया, तो संजय गांधी को ज्यादातर लोग मानते हैं कि इमरजेंसी का एक बड़ा घटक, बड़ा कारण मानते हैं, क्योंकि जो उनकी पॉलिटिकल स्टाइल थी, वर्किंग स्टाइल थी। आपने मारुति का चर्चा भी, मारुति की चर्चा की, मारुति को लेकर जिस तरह से वो रोल्स रॉयस की ट्रेनिंग को बीच में छोड़कर आते हैं, और फिर मारुति के लिए लाइसेंस तो अकेले को मिलता है ना, जिसने ट्रेनिंग पूरी की, और उसके बाद बहुत सारे लोग इंडस्ट्री वाले जिनको एक्सपीरियंस है वो लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन अकेला लाइसेंस संजय गांधी को मिलता है। और फिर बंसीलाल जी 300 एकड़ जमीन भी मारुति के लिए उनको दिलवा देते हैं, और वो सारी एक्सरसाइज हो रही है। आपने एक बहुत घटना का जिक्र किया उसमें कि संजय गांधी के कमरे में एक स्पेशल फोन लाइन लगाई गई थी, और वो आर के धवन जो एपीएस होते थे, एडिशनल पर्सनल सेक्रेटरी इंदिरा जी के, उनके थ्रू चीफ मिनिस्टर से सीधे बात किया करते थे। और एक बार मेरी धवन साहब से बात हुई थी, तो वो कहते थे मैं सरनेम से नहीं, फर्स्ट नेम से लोगों को बुलाया करता था। तो इसका मतलब संजय गांधी को इमरजेंसी को छोड़ दीजिए, तब भी वो बियॉन्ड पावर, वहां पर जो मतलब ऑफिशियल पावर होनी चाहिए उससे ऊपर चला करते थे। तो ये कांग्रेस की परंपरा में है, सुप्रीम प्राइम मिनिस्टर है ना। जी देखिए, ये आपका जो एक तरीके का आलोचना का भाव है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। ये नेहरू परिवार या इंदिरा गांधी से ऐसी लफ्जिश भी, जो कि जवाहरलाल नेहरू के समय ऐसा नहीं था। वहां कोई ऐसा सुपर आदमी नहीं था, या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था उनके इर्द गिर्द या उनके स्टाफ में जो जवाहरलाल नेहरू की सोच या उनके मर्जी के खिलाफ काम करे। ये इंदिरा गांधी के समय जरूर हुआ, और इंदिरा गांधी ने उस अपनी गलती मानी। ये भी एक हमें इसको जब 50 साल में दिखते हैं, वो बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने उन सब गलतियों को माना। इंदिरा गांधी ने ये भी कहा और लिखा कि वो बराबर उस समय, देखिए विडंबना देखिए या आप परिस्थितियां देखिए कि इंदिरा गांधी बहैसियत प्रधानमंत्री चिट्ठियां लिखती हैं राज्यों के जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं कि संजय गांधी को आप कोई स्पेशल मतलब महत्व ना दे, कोई कह सकता है ये औपचारिकता की बात हो, महत्व ना दे, और उनकी बात पे उनके पे काम ना करें, क्योंकि काम करने का एक प्रोटोकॉल होता है, और प्रोटोकॉल में प्रधानमंत्री और जो मुख्यमंत्री का संवाद होता है, एक उसकी एक सिस्टम होता है, तो सिस्टम से चले। लेकिन दूसरी तरफ एक पैरेलल सेटअप, तो उसमें बहुत सारे लोग जो थे जो उसके पात्र थे, वो पात्र जिस जमाने में बड़ा नारा भी था कि इमरजेंसी के 3 दलाल, संजय, इंदिरा, बंसीलाल। तो बंसीलाल का उस कैटेगरी में, मतलब संजय, इंदिरा, बंसीलाल, बंसीलाल जी का बड़ा एक महत्व था। वो भिवानी के वकील थे, उनका पूरा मैंने 24 अकबर रोड में आप देखें तो पूरा एक चैप्टर उनके ऊपर मैंने
समर्पित किया, उनकी बातें लिखी है, तो उन्होंने ये सब चीजें करी। ये बात जरूर है कि इंदिरा गांधी और संजय का गांधी, एक वकील को आप डिफेंस मिनिस्टर एक झटके में बना देते हैं क्योंकि स्वर्ण सिंह ने केवल आपके फैसले पर सवाल पूछा था, आपत्ति भी जाहिर नहीं की। जी, लेकिन देखिए आप जो बात कह रहे हैं विजय भाई, वो बड़ा, वो आज के लिए भी सीख है, आज के दौर में भी, कि जहां हम देखते हैं कि जो लोग कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं, जो केवल वफादारी के नाम के ऊपर उनको आगे बढ़ाया जाता है, वो उसके काबिल नहीं होते, योग्य नहीं होते, तो कितना मतलब देश और समाज को नुकसान पहुंचाते हैं। ये बंसीलाल की कहानी है। और उस वक्त संजय गांधी के लिए बहुत सारे लोग थे, एक बंसीलाल थे, एक खुद जो सिद्धार्थ शंकर रे थे, आर के धवन थे, तो ये तमाम लोग जो थे ये संजय के साथ खड़े हो गए और उसमें वो अपना उल्लू सीधा कर रहे थे दरअसल। उनके और अपने इंटरेस्ट थे ना, उनके अपने इंटरेस्ट थे। मुझे एक बात याद आती है, बहुत थोड़ा सा धुंधली सी याद है, क्योंकि मैं भी समझ रहा था कि राजस्थान में जयपुर में संजय गांधी आए थे और उस समय शायद हरदेव जोशी मुख्यमंत्री थे, उनका एक हाथ भी आधा था, कटा हुआ था। तो जब वो संजय गांधी की रैली वहां पर हो रही थी जयपुर में सर, हरदेव जोशी के रहते हुए, तो हरदेव जोशी ने दूसरे लोगों की मदद से संजय गांधी को अपने कंधे पर बैठा दिया था। बताइए कितनी गलत बात है। वो तो बहुत ज्यादा, उसमें एक और उस जमाने में चित्र आया था, मतलब अब ये मुझे भी कहते हुए बड़ा, क्योंकि ये सब लोग स्वर्गवासी हो गए, दिवंगत हो गए, उनके बारे में तो नरेंद्र तिवारी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, आपने हरिदेव जोशी जी का जिक्र किया, बड़े सम्मानित व्यक्ति थे, कांग्रेस में भी उनकी बड़ा सम्मान बहुत था, बहुत बड़ा कद था उस वक्त उनका। और नरेंद्र तिवारी जी भी बड़े, तो एक तो उनका नाम था एनडी तिवारी, मतलब बार बार तलब किया था, न्यू दिल्ली तिवारी कहलाते थे। दूसरा एक चित्र आया था अखबार में से छपा था कि वो संजय गांधी जो कोल्हापुरी चप्पल पहनते थे, चप्पल उठा के मतलब वो पेश कर रहे थे। ये बहुत ही आपत्तिजनक मतलब बात थी किसी भी बड़े लीडर के लिए, उसकी उम्र से बड़े, और ये व्यवहारिक रूप से मैं कह रहा हूं। तो इस तरह के लोग जो थे चाटुकारिता में बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाते थे। लीडर तो दोषी है, लेकिन जो पूरा इकोसिस्टम उसके इर्द गिर्द बनता है वो भी दोषी है। देखिए ऐसी बात की थी कि इंदिरा गांधी को ये बातें पता नहीं थी। बहुत से लोग, मैंने अपने किताब में पढ़ा, मैंने सुभद्रा जोशी का जिक्र किया कि सुभद्रा जोशी ने सुभद्रा जी का जिक्र आपने किया, चिट्ठी लिखी, इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिखी, और इंदिरा गांधी को एक बार ये भी बोला है उस चिट्ठी में, मतलब अब मैं सिर्फ उनका भाव कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कुछ नहीं कह रहा, उसमें उन्होंने लिखा कि संजय गांधी जो है वो 2 कौड़ी की एक उन्होंने शब्द यूज किया कि तवायफ के साथ जो है वो पुरानी दिल्ली जामा मस्जिद के इलाके में आते हैं। और ये बात, लेकिन इंदिरा गांधी ने उसके बावजूद उनको टिकट दिया। हमें ये सब चीजें देखनी चाहिए। देखिए जब हम बात करते हैं इमरजेंसी की, उसके तो जिस अन्याय, दिन उन्होंने शिकायत की उसके अगले दिन वहां पर दिल्ली में उनके खिलाफ भी प्रदर्शन हुआ और वो दिल्ली की जी लाइट जी, काट दी गई, घर की पानी बिजली काट दी गई, घर की बिजली काट दी गई, वो गई, वो इंदिरा गांधी के पास गई, मैंने पूरा विवरण उसका किया है किताबों के हवाले से संदर्भ, कि वो इंदिरा गांधी बात सुनती रही, और इंदिरा गांधी को उनकी संजय गांधी की बुराई जो थी वो सुभद्रा जोशी द्वारा की गई, वो उनको अच्छी नहीं लगी। और ये सुभद्रा जोशी कौन है विजय जी? ये वो है जिन्होंने 62 के इलेक्शन में अटल बिहारी वाजपेयी को बलरामपुर से हराया था। तो ये एक बड़ी शख्सियत थी वो, और स्वतंत्रता सेनानी थी, और बहुत गांधी जी की बहुत प्रिय थी, और उन्हें आजीवन वो मतलब ब्रह्मचार्य, वो उनके पति जो जोशी साहब थे, दोनों ने, और वो देश सेवा के लिए पूरी तरीके से समर्पित रही। तो बड़े लोग, और गांधी के साथ काम करने वाले, जी जी जी, बहुत ज्यादा। तो संजय गांधी के साथ लोगों ने संजय गांधी को इतना सर पे चढ़ाया कि संजय गांधी को लगने लगा कि वो बड़े महत्वपूर्ण हैं और उनकी बात टाली नहीं जा सकती। तो तमाम ऐसा सिस्टम, जबकि मेनका जो भाजपा में रही, ये भी बड़े दिलचस्प बात है, और भाजपा में मंत्री भी रही, भाजपा की मेरे ख्याल से 7-8 बार सांसद भी रही, उनकी चर्चा करेंगे। वो इमरजेंसी के जितने लोग हैं वो सब भाजपा में आ गए, उस पर आगे जी, चर्चा और वो करेंगे। इमरजेंसी का बहुत समर्थन करती है। आज भी अगर आप इंटरव्यू करें, जैसा आप मेरे साथ बातचीत करें, तो मेनका जो है वो इमरजेंसी को जस्टिफाई करेंगी, कहेंगी कि वो तो अनुशासन पर्व था। विनोबा जी ने जिस बात का जिक्र किया था, चर्चा की थी, लेकिन जैसे आपने कहा, मैं बिना रेफरेंस के बोल रहा हूँ, आजकल किसी बात की चर्चा करने से है ना, बहुत सारे रेफरेंसेस भी अपने आप ही निकल आते हैं। कि एक आईएनबी मिनिस्टर होते थे इमरजेंसी उस समय, जो संजय गांधी को मना कर सकते कि इस रैली का दूरदर्शन पे प्रसारण नहीं होगा क्योंकि ये पार्टी की इवेंट है। हालांकि उसका नुकसान भी उन्हें उठाना पड़ा, और इस बात का भी नुकसान उन्हें उठाना पड़ा कि उन्होंने कहा कि ये जो फैसला किया जा रहा है कि डीडी की खबरें संजय गांधी पहले देखेंगे, तो उन्होंने मना कर दिया था कि मैं इसको ये नहीं कर सकते, वो सीक्रेसी का मसला है। और अगले दिन उनको बोरिया बिस्तर बांध के मॉस्को रवाना करने के आदेश दे दी थी, और वीसी शुक्ला साहब आए थे। तो मैं बिना रेफरेंस के बात कर रहा हूँ कि गुजराल साहब जैसे लोग भी होते हैं कि जो ये फैसला करते हैं कि संजय गांधी के खिलाफ भी फैसला किया जाए कि पार्टी का प्रचार जो है वो दूरदर्शन पर नहीं।
इसको भी जी, जी, मेंशन देखिए करना जरूरी है, इमरजेंसी की अलग-अलग बातें। देखिए, ये भी सब समझना चाहिए कि वो इंदिरा गांधी के विश्वास पात्र थे, केंद्र में मंत्री थे, लंबे अरसे से रहे, बाद में देश के प्रधानमंत्री भी बने इंद्र कुमार गुजराल। लेकिन देखिए नैतिक मतलब मॉरल करेज रहते हुए वो उनको पता था कि वो संजय गांधी के खिलाफ बोल रहे हैं, उनकी नौकरी चली जाएगी। जब इंडियन एक्सप्रेस ने अगले दिन एक बिल्कुल खाली मतलब फ्रंट पेज निकाला और ब्लैक अखबारों ने पूरा ब्लैक एडिटोरियल खाली रखा, तो उसको लेकर के बड़ा गुजराल साहब जो थे बहुत असहज थे। उन्होंने कहा और बार-बार उन्होंने उसका विरोध किया और जिस रैली की आप बात कर रहे हैं उसका टेलीकास्ट करने के लिए उन्होंने मना किया। तो ऐसे बहुत सारे कदम थे। तो इंदिरा गांधी थोड़ा संकोच में थी, लेकिन संजय गांधी और उसकी जो पूरा उनकी टीम थी उन्होंने गुजराल साहब को वहां मॉस्को चलता कर दिया। लेकिन इंदिरा गांधी ने देखिए उनको मतलब काले पानी नहीं भेजा, मतलब यूएसएसआर का और यूएसएसआर का मॉस्को से तो एम्बेसडर उस समय इंदिरा जी के बहुत अच्छे रिलेशंस एक तरह से बहुत अच्छे। मजबूत, और उसका जी, जी, यूएसएसआर जो है बहुत मजबूत पावर। बहुत ज्यादा उनका वहां पर योगदान रहा। आप जिसकी बता रहे हैं कि भारत और रूस की जो मैत्री का था वो गुजराल साहब उसकी बहुत बड़ा एक आधार बने। लेकिन ये चीज जो था बहुत ज्यादा उसका इमरजेंसी के समय दुरुपयोग हुआ। और जो बने विद्याचरण शुक्ला, उन विद्याचरण शुक्ला का आप पराक्रम देखिए कि वो जवाहरलाल नेहरू की मतलब भतीजी नयनतारा सहगल को एक मीटिंग एक पब्लिक मीट एक उसमें मिले, एक मतलब प्राइवेट फंक्शन में, और वहां धमकी दी और ये कहा कि आपको पता है कि जो आप लिख रही है उस स्टेटमेंट में लिखती थी और सरकार के खिलाफ कि आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इंदिरा गांधी की मतलब जो कजिन है, जो फूबी की बेटी को जो धमकी दे दी, वो आप सोचिए। एक और मतलब प्रसंग मैंने लिखा है उनका नाम, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं विद्याचरण शुक्ला के बारे में। और ये तमाम लोग पार्टी छोड़ के गए और जैसा आपने पहले कहा था सब लोगों ने बाद में भाजपा ज्वाइन की, शाह कमीशन के खिलाफ गवाहियां दी। ये बड़ा रोचक पहलू है। तो जो ये बात जो ये हम कहते हैं डिक्टेटरशिप में फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। एक चर्चा इमरजेंसी से अलग है, लेकिन आप हैं इसलिए मैं उसको सब लोगों के लिए रखना चाहता हूं, क्योंकि आप उसे बेहतर तरीके से। संजय मेनका की शादी, जिस मतलब वो इमरजेंसी का रेफरेंस नहीं है, लेकिन आपका फायदा मैं उठाना चाहता हूं कि जैसे वो शादी हुई मोहम्मद यूनुस के घर पे, थोड़ा सा आप उसको आप अपने शब्दों में बताएंगे तो ज्यादा लोगों को जी, मजा देखिए आएगा। वो एक तरीके से पसंद की शादी थी। पहले इंदिरा गांधी इतने तरीके से तैयार नहीं थी और उसके बाद में वो जब वो शादी हुई तो वो मोहम्मद यूनुस के घर पे भी, और उस समय मेरे ख्याल से 1974 का मामला था, 74 की बात है। और उस समय जो था वो बहुत ज्यादा वो चल रहा था, मतलब इंदिरा गांधी जो थी आर्थिक रूप से बड़ी सख्ती थी, तो घर में पुताई नहीं हो सकती थी। तो मोहम्मद यूनुस ने, फिर मैं संदर्भ से कहूंगा, अपनी किताब में लिखा कि मैंने अपने जाती खर्चे से जो है वो अपने घर में पुताई करी। वो यूनुस चाचा कहलाते थे, घर के बड़े प्रिय थे वो, जवाहरलाल नेहरू के भी के समय थे वो, उनको कई जगह से वो खान अब्दुल गफ्फार खान वगैरह के भी बहुत करीब थे। कई जगह के वो जो एम्बेसडर रहे थे और उसके बाद में वो इंदिरा गांधी के बड़े सहयोगी थे। तो संजय गांधी उनको बहुत पसंद करते थे उनको। तो यूनुस चाचा के घर से जो थी इनकी संजय गांधी और मेनका की शादी भी बहुत ज्यादा सादगी से शादी हुई। मतलब जो हमारे यहाँ सब जगह होता है कि लोग गहने, तो सिर्फ फूलों के गहने पहनाए गए थे। ये सोनिया गांधी के साथ में भी हुआ। मतलब गांधी परिवार में वो नहीं होता कि हीरे जवाहरात या सोने के जो है, बहुत सिंपल शादी होती है। और सिर्फ चाय, मतलब वो रिसेप्शन भी नहीं होता कि बड़ा भव्य जो है नाना प्रकार के व्यंजन खिलाए जाते हो, सिर्फ मतलब चाय बिस्किट इस टाइप का उसके ऊपर रिसेप्शन होता है। गांधी फैमिली की नॉर्मली सारी शादियां इसी तरह से हुई है। इंदिरा गांधी की खुद की शादी भी एक तरह से बहुत ज्यादा बहुत वो बहुत ही सादगी से हुई थी। उसका कार्ड भी मतलब सिर्फ बता रहा हूँ कि उर्दू भाषा में लिखा गया। उस समय उर्दू का जमाना था, उर्दू भी बड़ी मतलब फारसी आम है, जो 1942 की बात है। तो फारसी उर्दू में जवाहरलाल नेहरू ने वो पोस्ट कार्ड भेजा था, बल्कि मुझे ध्यान है, मेरे पास शायद उसकी वो कटिंग भी कहीं रखी है। वो पोस्ट कार्ड उन्होंने उस पर भेजा था, उस पर वो इबारत लिखी हुई थी। सर, इमरजेंसी के लिए 12 जून 1975 को तो एक कारण ठहराया जाता है, लेकिन आपको लगता है कि क्या केवल एक, तो वैसे वो फैसला मतलब मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में यदि उस आधार पर चुनावों को बैन किया जाए या रद्द किया जाए तो शायद कोई भी एमपी नहीं पहुंचेगा। जी, जी, देखिए वो आधार बड़ा कपूर एक का वो था। मसला भी कोई ऐसा नहीं है, लेकिन अब वो कोर्ट में फैसला हुआ, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी
उसको थोड़ा सा स्टे दे दिया, वो सारी बातें हुई। जी, जी, जी। देखिए मामला वो ये था कि चुनाव के समय इंदिरा गांधी का जब चुनाव जो 71 का चुनाव लड़ रही थी, उसमें उनके एक सहयोगी थे यशपाल कपूर, और उस समय यशपाल कपूर सरकारी नौकरी में थे। ऐसा उन्होंने कहा हलफिया बयान में, जिसको कोर्ट ने नहीं माना कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। माना ये जा रहा था कि वो जैसे बैक डेट में इस्तीफा उन्होंने दिया हो, और वो एक मंच के ऊपर वहां पाए गए थे। तो मंच के ऊपर सरकारी व्यक्ति, अब आज आप देखिए तो आपने बिल्कुल सही किया, वो तो पूरी की पूरा मतलब पॉलिटिकल सिस्टम खत्म हो जाएगा। आज हम देखते हैं कि चुनाव के समय जब उस समय पूरा आचार संहिता लगी होती है, और उस समय किस तरह के भाषण होते हैं, और किस तरह का जब वोट डालने जाते हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और बड़े बड़े, वो सब तमाम मतलब नियम कायदे कानूनों की जो है वो धज्जियां उड़ाई जाती है। और ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल एक उसमें होता है। जो मैंने आप देखिए 91 में भी एक है चित्र है जो एक चुनाव था जिसमें राजेश खन्ना चुनाव लड़े थे, तो वो वहां के ऊपर दिल्ली से 91 की बात मैं कर रहा हूँ, नई और दिल्ली का उसमें जो चुनाव। था वहां पर पोलिंग बूथ में वो राजीव गांधी, सोनिया गांधी और वो जो है राजेश खन्ना तीनों है, और वो उस जमाने में बैलेट पेपर होता था, सोनिया गांधी उनको दिक्कत हो रही थी कि वो बैलेट पेपर बड़ा था, उसको फोल्ड करके डाल ले। तो आज आप इन सब चीजों की कल्पना नहीं करते हो, दूसरा जमाना था, दूसरे अंदाज थे, लेकिन मैं नियम कायदे कानून का लोगों को डर और मतलब और उसका पालन करते थे। जैसे मैं बता रहा हूँ, आज हाईकोर्ट की तो कोई उस तरह की वैल्यू ही नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता है तब भी सरकार संज्ञान ले या न ले, सरकार के विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन उस समय हाईकोर्ट का जजमेंट, और जिसमें मैं कह सकता हूँ कि बहुत सी हल्की बातें थी, मतलब हल्की से मतलब ये देखिए भ्रष्टाचार तो होता है। जैसे एक बार मैं आपको बताऊं, शिवराज सिंह चौहान का एक डंपर वाला मामला था, तो उसमें जो न्यायाधीश थे उनका एक टिप्पणी मुझे भी याद आ गई। उन्होंने कहा कि क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री 20,000 का भ्रष्टाचार करेगा? तो मतलब क्लीन चिट देने के लिए उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया। अब ये देखिए भ्रष्टाचार की व्याख्या में तो ये होता है कि चाहे वो 5 रुपए का हो या 5 लाख का या 5 करोड़ का, तो इस तरह की जो है मर्यादा जो है हमारे देश में बहुत ज्यादा बड़ी तेजी से उसमें बदलाव आया और मूल्यों का। आगे चलते हैं, लेकिन एक करेक्टर, दो पर्सनैलिटीज का जिक्र आपने किया, थोड़ा सा उनको भी समझाए। बहुत बड़ी पर्सनैलिटीज एक जमाने में रही, अब तो लोग नहीं जानते। दो नाम है, अंबिका सोनी जी और रुखसाना सुल्तान। दोनों में बनती बिल्कुल नहीं थी, 36 का आंकड़ा था। तो संजय गांधी के साथ, और उसमें तीसरे मेनका जी भी आ गए। कैसे आप इस पूरी रिलेशनशिप को, मतलब रिलेशनशिप का मतलब जो भी दोस्ती थी, मित्रता थी, या वो आपने लिखा आइसक्रीम बडीज थे, मुझे नहीं पता होता आइसक्रीम बडीज क्या होते हैं, बट ऐसी बातें थे सब आप इसमें। और आजकल देखिए जो नई जनरेशन है इसकी बड़ी वोकैबुलरी बड़ी हमसे और आपसे अलग है, इसलिए हम लोग थोड़ा सावधान रहे। आइसक्रीम बडीज का कुछ और आज के उसमें संदर्भ में मतलब निकल सकता है। तो उन तीनों में से किसी की भूमिका संजय गांधी को लेकर आप देखते हैं, या देखिए तीनों की एक तो जी, देखिए आज हम बात कर रहे हैं और हम व्यक्तिगत बात नहीं करेंगे, एक राजनीतिक रूप से कहो तो राजनीतिक रूप से तीनों जो लोग थे वो बड़े संजय गांधी को लेकर के पॉजिटिव थे। उन्हें लगता था कि संजय गांधी उन्हीं की राजनीतिक सोच या राजनीतिक समझ या राजनीतिक सुझाव को, चिंतन को ही को समझते हैं और उसी को आगे लेके बढ़ेंगे। और इसीलिए उन तीनों में आपस में नहीं बनी, एक तरीके का त्रिकोण था, और त्रिकोण में मतलब मेनका और अंबिका एक तरफ थी, क्योंकि वो रुखसाना सुल्ताना को नापसंद करती थी। रुखसाना सुल्ताना जो थी वो एक बेगम पारा, एक पुरानी फिल्म हीरोइन थी, उनकी ग्रैंड डॉटर थी, ग्रैंड नीस थी, और वो बड़ा लटका झटका, मतलब खूब लिपस्टिक, नेल पॉलिश, उस जमाने में मतलब वो चोली कटका, एक ब्लाउज और तमाम फैशन जो था बहुत ज्यादा था। कहाँ से आई, कैसे आई, इसका बहुत लोगों को पता, लेकिन संजय गांधी की बहुत ज्यादा प्रिय हो गई। और जो जामा मस्जिद में तुर्कमान गेट का आपने कांड जिक्र हुआ, किया कि उनका बुटीक था वहां पर, संजय गांधी गए थे, तो हाँ, वो दोस्ती हो गई। संजय गांधी वहां गए थे और उन्होंने उनसे बातचीत की। मेरे ख्याल से मेनका भी वहां थी, लेकिन वो संजय गांधी ज्यादा प्रभावित हो गए, और फिर उन्होंने कहा कि मैं देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ, समाज के लिए। तो फिर संजय गांधी ने उनको मौका दिया। ज्यादा उन्होंने बहुत ज्यादा पद नहीं मिले। जैसे अंबिका सोनी तो इंडियन यूथ कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी। उनका भी बड़ा रोचक किस्सा है कि इंदिरा गांधी रोम में गई थी, और रोम में वहां के ऊपर वहां पर उनके पति उदय, जो उदय नाम है उनका, उदय वहां पर पोस्टेड थे। और इंदिरा गांधी को वो उनकी बातचीत से इतना प्रभावित हुई, उनके अंदाज से, कि इंदिरा गांधी ने उनको अपने जहाज में बैठा के भारत ले आई और यूथ कांग्रेस में शामिल करा लिया और महामंत्री बन गई। मतलब आज आप देखिए ये भी। और फिर वो संजय गांधी की बड़ी सहयोगी रही, और ऐसा बहुत बार होता था कि जैसे मतलब वो बिल्कुल संजय गांधी के बराबर, वो संजय गांधी से कोई कमतर नहीं समझती, उनसे 2 कदम आगे चलती थी। पावर में भी बड़ा बराबर के
तरीके से बिल्कुल, बोले। उन्होंने बड़ा उनका वो रहा और वो चाहती थी कि संजय गांधी जिस तरह का जो देश की राजनीति है उसमें वो संजय गांधी को एक प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती थी और संजय गांधी की बड़ी करीब सहयोगी थी। लेकिन उन्हें जो संजय गांधी का जो उसकी तरफ कभी-कभी झुकाव रुखसाना सुल्ताना को राजनीतिक रूप से फिर मैं कहूँगा वो जो होता था उसको लेके वो सब उन्हें नापसंद करती थी। लेकिन संजय गांधी ने भी ना मेनका की सुनी ना अंबिका की सुनी। उस पीरियड में मतलब पूरा जो जलवा था वो अमृता सिंह की जो फिल्म एक्टर है उनकी मदर भी है वो रुखसाना सुल्ताना का चला और बहुत लोग उनसे पीड़ित रहे। खासतौर से मुस्लिम समाज जो था जो पुरानी दिल्ली का हाँ, वो बिल्कुल, बहुत ज्यादा पुरानी दिल्ली के लोग। दुखी भी रहा बहुत ज्यादा क्योंकि तमाम नसबंदी के तमाम मामले जो हुए और नसबंदी में बहुत ज्यादा लोगों का जिनकी शादियां भी नहीं हुई थी उनकी नसबंदी हो गई। मर्जी के खिलाफ तो ऐसे हजारों लाखों वो तो बड़ा केस हुए। नसबंदी को लेकर हुआ था। जी, जी, नसबंदी को लेकर बड़ा आक्रोश था। एक मुझे याद है पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक नेता थे, वो पहले इंदिरा गांधी के साथ थे और उसके बाद फिर उन्होंने पलटा बदल के 77 में दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ा। तो उनका रामदेव नाम था, ये बाबा रामदेव से कोई मतलब नहीं था। और नारा भी वही उनके खिलाफ लगा लोगों ने कि कहाँ रहे तुम रामदेव जब कट रहे थे, इस तरह से उनका वो करा पूरा। तो वो बड़ा उनका वहां उस टाइम के ऊपर उनके खिलाफ विरोध हुआ। तो इमरजेंसी को लेकर के इमरजेंसी में नसबंदी जो था और ये जो इलीगल, क्योंकि संजय गांधी चाहते थे कि दिल्ली जो है वो बड़ी भव्य दिखे, साफ सुथरी रहे। तो त्रिकोण गेट पे झुग्गी झोपड़ियां थी तो वहां बुलडोजर वो चल हटाई गया। गई थी। अभी दूसरे तरीके का बुलडोजर चलता है, तब भी बुलडोजर चलता था, लेकिन तब जन आक्रोश बहुत था। और दूसरी बात, एक और बात कहूं विजय जी, जो बड़े महत्वपूर्ण है, ये पूरा प्रकरण हम जो बता रहे हैं इमरजेंसी, इसका सबसे बड़ा विरोधी मतलब विपक्ष के साथ साथ जो था मीडिया रहा। मीडिया। आज हम देखते हैं कि जब बुलडोजर चलते हैं तो विपक्ष क्या तो प्रोटेस्ट करता है, लेकिन मीडिया जो है हम और आप जैसे लोग, मतलब वो मीडिया जो है वहां से नदारद रहता है, या मीडिया उसके पीछे नहीं जाता कि भाई मकान किसका है, कागज किसके हाथ में है, तथाकथित अब आरोपी कौन है। मतलब जो मुस्लिम और मुजरिम का जो फर्क होता है कि कन्विक्ट हो तो समझ में आता है कि उसके खिलाफ कार्रवाई होनी भी चाहिए, लेकिन जो केवल आरोपी है उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। अब मकान टूट गया तो कौन, सरकार तो बना के देगी नहीं। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसा मैं कह रहा हूँ बार बार, हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आज और कल में, मतलब बीता हुआ कल में बड़ा अंतर आ चुका है। वो तो उसमें मुझे एक बात याद आती है, बिना रेफरेंस की ये बात का जिक्र कर रहा हूँ कि अडवाणी जी ने इमरजेंसी के वक्त बोला, मुझे लगा कि बहुत जल्दी बोल दिया उन्होंने। इमरजेंसी में उन्होंने मीडिया के लिए कहा था कि दे आस्क्ड टू बैंड यू, यू स्टार्टेड क्रॉलिंग। थोड़ा जल्दी जी, बोल जी, दिया था शायद अडवाणी जी ने। जी, जी, जल्दी बोल दिया। और दूसरी बात ये कि हमें ये आज चीज बोलते समझ, तो क्या होता। नहीं नहीं, वो बात देखिए, जो बात है सत्ता और जो एक तरीके की जो सत्ता का जो नशा होता है, वो नशा बहुत जोर से चढ़ता है। मेरे ख्याल से और कोई नशा उसके टक्कर का नहीं होता। नहीं। बाकी लोग नशों पर तो हम जानते हैं कि समाज और सरकार ने प्रतिबंध लगाया हुआ है, लेकिन ये सत्ता के नशा के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। और इसमें हमेशा एक इकोसिस्टम होता है। लोग जो होते हैं, जैसा मैंने बहुत सा उल्लेख किया कि अंतुले कह रहे हैं कि साहब इंदिरा जी आप तो आजीवन जो है राष्ट्रपति हो जाओ, संविधान में क्या है। बंसीलाल कहते थे ये क्या आपने कॉन्स्टिट्यूशन लगा रखा है, इलेक्शन चुनाव क्या होते हैं, चुनाव सब खत्म करें, आपको हम आजीवन। अब आप देखिए महत्वपूर्ण लोग जो जीत के आए, कोई मुख्यमंत्री है, कोई केंद्र में मंत्री है, कोई विधायक है, कोई सांसद है, जीते हुए, और वो 24 घंटे आपको ये कह रहे हैं कि इंदिरा जी पूरे देश में, इंदिरा इज इंडिया, बरवाने जो कहा। बरुआ, और वही बरुआ फिर जाके 2 साल बाद वो शाह कमीशन में जाके इंदिरा गांधी के खिलाफ गवाही देते हैं। हमें ये देखना चाहिए कि सत्ता की जो भूख होती है और सत्ता का जो नशा होता है वो सर चढ़ के बोलता है, और वही लोग जो वो लोग होते हैं वो अवसरवादी होते हैं। वही फिर बाद में जब आपका बुरे समय आता है, जैसे इंदिरा जी का बुरे समय आया, इन तमाम लोगों ने इंदिरा गांधी के खिलाफ हो गए। तो आज भी जो लोग इस नशे में हैं उन्हें समझना चाहिए कि जब वो खुमार टूटेगा, उतरेगा किसी भी तरीके से, तब वो लोग आपके इर्द गिर्द नहीं खड़े होंगे। और फिर जो है बात तो छोड़िए कानून कचहरी की, एक तो सबसे बड़ा कानून और कचहरी जो है वो इंसान का खुद जो होता है, जो जमीर होता है, कॉन्शियंस होता है, तो जो दिल होता है, उसमें आपको जो है जो बुरा लगेगा उसका क्या होगा। आपने जो बात की बहुत गंभीर बात है। लेकिन मैं इसको कांग्रेस के रेफरेंस से समझना चाहता हूँ। जैसे संजय जी के वक्त में, संजय गांधी के वक्त, आज संजय जी का क्योंकि आजकल चर्चा नहीं होती, लेकिन संजय आज जो कांग्रेस की लीडरशिप रही है, मतलब जो स्टेट्स में है, वो अशोक गहलोत हो, अंबिका जी तब थोड़ा सा पुराना हो गया, उनको बाहर निकल के, तमाम तरीके के लोग हैं, वो संजय गांधी के वजह से कांग्रेस में आए, या एक्टिव पॉलिटिक्स में आए, या उनको जगह मिली, ताकत मिली यूथ कांग्रेस में और वो सब।
वो लोग सबके सब लोग संजय गांधी के खिलाफ खड़े हो गए, राजीव गांधी जी के साथ चले गए। अब इससे पावर की भी बात कर सकते, देवकांत बरुआ का जिक्र अपन करते हैं जो इंदिरा इज इंडिया कहते हैं और इंडिया इज इंदिरा करते हैं, और वो 2 साल बाद शाह कमीशन के सामने खड़े होते हैं। या बंसीलाल जी को भी हमने देखा है, वीसी शुक्ला को भी हमने देखा है। क्या और आज की तारीख में, उसको मैं आज के रेफरेंस से जोड़ देता हूँ कि राहुल जी के करीब जितने लोग थे, जो सबसे क्लोज माने जाते थे, जिसके लिए रशीद जी कहे कि भाई ये तो सबसे कॉन्फिडेंट लोग हैं, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, वो मिलिंद देवड़ा हो, वो आरपीएन सिंह हो, वो जो शाहजहांपुर वाले जितिन प्रसाद हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, हेमंत बिस्वा, तो ये सब लोग छोड़कर चले गए। तो क्या इसको कांग्रेस की ये भूल समझू कि वो पावर के रशिया में समझते हैं कि ये सब लोग हमारे साथ हैं, या वो लोगों को समझने में, ये गांधी फैमिली की बात कर रहा हूँ, तो वो लोगों को समझने में भूल करते हैं क्या? देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण और कई विषय, कई संदर्भ आपने उठाए हैं, तो उसका मैं एक एक करके छोटा छोटा आपको जवाब देता हूं। पहली बात तो आती है संजय गांधी बहैसियत लीडर। देखिए, मैं संजय गांधी ने बहुत ज्यादा इमरजेंसी में एक तरीके से गलतियां करी, या जानबूझ के किया, या उनको एक सत्ता का नशा था, और एक वो अघोषित, मतलब एक वो प्रिंस या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी थे, ये सब चीजें बिल्कुल दुरुस्त है, उसका मैं कोई विवाद में नहीं जाना चाहता। लेकिन संजय गांधी ने कांग्रेस में एक लीडरशिप फैक्ट्री डाली, और उस लीडरशिप फैक्ट्री का आज भी कांग्रेस को फायदा हो रहा है। चाहे हम कमलनाथ की बात करें, चाहे हम दिग्विजय सिंह की बात करें, चाहे जो लोग अहमद पटेल, गुलाम नबी आजाद, ऑस्कर फर्नांडीज, इस तरह से कोई ऐसा प्रांत आपको नहीं मिलेगा। ये सारे के सारे लोग, कर्नाटक में भी बहुत सारे लोग हैं, तमाम राज्यों में आपको 2-4 लोग आज भी मिल जाएंगे कांग्रेस के जो वरिष्ठ हैं, और वो तमाम लोग जो है उनके, वो संजय गांधी। तो संजय गांधी की जिंदगी बड़ी साफ सुथरी थी। वो मतलब न शराब पीते थे, न चाय पीते थे, न कॉफी पीते थे, वर्कोहलिक थे, न उन्हें कोई शौक थी। वो चप्पल, कोल्हापुरी चप्पल, कुर्ता पजामा, कोई लोग कहते हैं अपू संपत्ति थी तो कहाँ गई। ना संजय गांधी को उसका सुख मिला, ना मेनका को, ना वरुण गांधी को। तो ये तमाम बातें जो है, बहुत सारी उनके ऊपर इल्जाम भी लगाए गए, जिसका मेनका ने भी जवाब दिया। हाँ, संजय गांधी राजनीतिक रूप से थोड़े से उन्हें समझने में समय लगा, और गलतियां की, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ। ये तो एक संजय गांधी की बात हो गई। दूसरी बात जो आपने बड़ा महत्वपूर्ण बात कही, और मुझे लगता है उसमें तमाम राजनीतिक दलों को गौर और फिक्र करना चाहिए, खासतौर से जो शीर्ष नेतृत्व है, और जो व्यक्तिगत जिसका बड़ा एक आभा होती है और जिसका करिश्मा होता है, कि ये चीजें जो होती है, ये सारे के सारे उसके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, ये केवल सत्ता से जुड़े हुए होते हैं, और वो जैसी सत्ता से आदमी बाहर होता है, वो लोग उसके विरोधी हो जाते हैं और फौरन पलट जाते हैं। संजय गांधी, देखिए, 2 भाई थे। संजय गांधी की मृत्यु हो जाती है 23 जून 1980 को, और लोकसभा जीतते। और उसके बाद उनका राजनीतिक रूप से उनके उनके भाई को, उनकी जगह के ऊपर इंदिरा गांधी की राजनीतिक विरासत संभालने के लिए राजीव गांधी आते हैं। पहला काम राजीव गांधी के दौर में क्या होता है कि जितने संजय गांधी के समर्थक थे, रामचंद्र रथ और डम्पी अकबर अहमद और तमाम, एक एक करके तमाम लोग साफ हो जाते हैं, और बाकी लोग जो है वो फौरन अपनी वो क्या कहते हैं, आस्था पलट देते हैं, कि वो संजय गांधी को कहते हैं, हाँ साहब, संजय ने तो बहुत गलतियां करी, आप सही कहते थे। बात भाइयों की है, लेकिन और राजीव गांधी भी उन तमाम लोगों को कोऑप्ट कर लेते हैं, तो वो सत्ता का सुख भोगते हैं। तो इसमें देखिए, मैं उन लोगों को, जैसे आजाद साहब की अगर आप उदाहरण दें, कि संजय गांधी जो थे उनकी शादी में गए थे, नाचे भी थे सब, मतलब कश्मीर में। और ऐसी तरीके से अमिताभ बच्चन का भी मैं जिक्र करना चाहूंगा। अमिताभ बच्चन की मूलतः दोस्ती संजय से थी, राजीव गांधी से दोस्ती थी। तो वो संजय के साथ दोस्तों में अमिताभ बच्चन, अजिताभ बच्चन, कबीर बेदी और ये सब लोग। जी, ये भी आइसक्रीम बडीज थे, और बहुत सारी और भी हरकतें करते थे। तो जब भी संजय बंबई जाते थे, तो अमिताभ बच्चन उनको एयरपोर्ट पे लेने जाते थे, फिएट गाड़ी थी। लेकिन जब वो 77 आया संजय, तो अमिताभ ने जाना बंद कर दिया। तेजी बच्चन का संदर्भ से मैंने कहीं लिखा है कि उन्होंने कहा कि अरे उसकी फिल्में जो है वो सेंसर बोर्ड पास नहीं करेगा। तो ये व्यवहारिक समस्याएं आ जाती है। इसलिए एक और बात जो वरुण गांधी के हवाले से मैंने, कि अगर वो संजय गांधी जीवित रहते और तो ये अमिताभ बच्चन को राजनीति में आने का या लाने का मतलब मौका नहीं मिलता, क्योंकि वो इंदिरा गांधी बहुत ज्यादा चुप थी, कि जिस तरह का जो बच्चन परिवार का 77 से उसके लेकर के रवैया, और उसके लिए कारण थे। देखिए, ये जब सत्ता से बाहर हो गए थे, तो वेलिंगटन क्रिसेंट में रहते थे, 12 वेलिंगटन क्रिसेंट, मोहम्मद इंदिरा गांधी का परिवार रहता था, और उसी से मिला 13 नंबर में ये बच्चन परिवार रहता था, मतलब हरिवंश राय बच्चन और वो। अब इंदिरा गांधी का कुक नहीं था, खाने पीने की थोड़ी सी सुविधा, मतलब एक वो विकेट गेट लगा था, आना जाना रहता था। मुरारजी देसाई को किसी ने बता दिया कि इंदिरा जी तो कोई कष्ट में नहीं हुआ, तो मजे हैं, बच्चन परिवार के यहाँ से
घर जैसा है, घर का खाना आता है। तो पहली बार उन्होंने करा, वो मेरे ख्याल से सिकंदर हाउसिंग मिनिस्टर थे, सबसे पहले उन्होंने ये करा कि जो हरिवंश राय बच्चन का जो उनका कार्यकाल पूरा हो गया था, उनका मकान तुरंत खाली करा लिया। खाली करवा दिया। खाली करा लिया। तो इस तरह की चीजें उस समय भी होती थी। बड़े लोग थे लेकिन हरकतें मतलब हल्की करते थे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये एक सत्ता का एक उसूल है, नियम कायदा, कि जब सब कुछ हरा हरा होता है तो सब साथ होते हैं, जहां नीचे आए वही लोग आपके खिलाफ गवाही शाहिदी करने लगते हैं। आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं क्योंकि आप इसको बेहतर तरीके से, जो G23 G24 जो ग्रुप बना कांग्रेस का, उसमें मेरे ख्याल से सारे लोग वो ज्यादातर कह लें जिन्होंने की सत्ता का सबसे ज्यादा फायदा उठाया और सबसे ज्यादा गांधी फैमिली के क्लोज रहे होंगे। गलत? अब आपने देखिए विजय जी, मैं आप मुझे प्रोवोक कर रहे हैं, मैं कुछ ऐसी बातें कहूं जो मैं नहीं कहना चाह रहा था। देखिए G23 का बड़ा दिलचस्प था। आपने प्रोग्राम की शुरुआत में या हमारी ऐसी बात हो रही थी, आपने शशि थरूर का जिक्र किया था। तो एक दिन मैंने शशि थरूर से ऐसी अभी हाल में मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप कहाँ से चले गए वो G23 में? कहने लगे मुझे तो गुलाम नबी आजाद ने कहा, मैंने सोचा वो हाई कमांड का आदमी है, मैंने साइन कर दिया। अब आप ये देखिए कि आजाद साहब के कहने पे शशि थरूर जैसा नेता ने साइन कर दिए उस चिट्ठी पे, और वो गुलाम नबी ने क्या करा कि वो एक पासा फेंका था कि वो उनकी और अहमद पटेल का एक वो चलता था, एक तरीके का संघर्ष टाइप, राइवलरी जैसा था। राइवलरी टाइप। अब कोई कहेगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री में कोई राइवलरी है, मैं तो नहीं मानता, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। उस टाइप की राइवलरी का मैं जिक्र कर रहा हूँ, अघोषित, अनकन्फर्म, अनसोर्स, र्यूमर, गॉसिप, उसी उसमें जो था। अब वो क्या हुआ कि वो दांव चला नहीं। उनको लग रहा था कि सोनिया गांधी को चिट्ठी दिया, चिट्ठी लीक हो गई कि वो G23 को बुलाएंगी, मान मुनव्वल करेंगी, अहमद भाई का कद कम होगा, आजाद का कद बढ़ेगा, राहुल गांधी से कहेंगे इनको कोऑप्ट कर लो। वो सब मौका ही, चिट्ठी लीक हो गई 15 अगस्त को, मुझे याद है 2020 को, और वो चिट्ठी लीक हुई तो उससे बड़ी कड़वाहट आई। किसने लीक किया आज तक नहीं पता, मैं तो जानता हूँ किसने लीक की, लेकिन वो पता नहीं, दोनों एक दूसरे को दोष देते हैं। उससे इतनी कड़वाहट हुई कि वो जो है वो तरह मामला ठप हो गया। और ये G23 वाले जो थे वो कुछ मतलब एक एक करके सब या तो पार्टी छोड़ गए, जैसे कपिल सिब्बल और कई लोगों ने, और कुछ लोग वो फंसे, कुछ लोगों ने संधि कर ली, कुछ लोगों ने कहा हमें पता ही नहीं। मुकुल वासनिक जैसे वो कहा, वो अहमद भाई ने उनसे कह दिया था कि जाओ तुम इसमें शामिल हो जाओ। मैं आपको सीरियस बात बता रहा हूँ। तो मुकुल वासनिक उसमें मतलब अहमद भाई के जासूस के आजाद क्या कर रहा है, तो जरा जाके देखो, चखो देखो वहां क्या कैसा पकवान पक रहे हैं। तो इस तरह के लोग पृथ्वीराज जी थे, बहुत से लोग अच्छे लोग थे, हमारे बहुत से मित्र भी हैं, वो लोग सब उसमें फंस गए और उससे कोई कांग्रेस को फायदा नहीं हुआ। अब स्थिति ये आ गई है कि संसद भवन है, मान लीजिए वो मनीष तिवारी और शशि थरूर मान लेते हैं हम, और सामने से राहुल गांधी आ रहे हैं। तो अब क्या होगा, शिष्टाचार, आप और मैं कभी मिलते हैं तो हम एक दूसरे को बड़ा, या हमारे संपादक कोई आएंगे तो हम बड़े उससे, वो वहां पर जो संपादक की भूमिका में जो लीडर है वो मोबाइल पे नजरें लगा लेता है, गड़ा लेता है, और वो रास्ता तय कर लेता है। ये दोनों धरे रह जाते हैं कि साहब हमारा जब आई कॉन्टेक्ट ही नहीं हुआ। ये सब मैं काल्पनिक बातें आपको बता रहा हूँ, लेकिन इस तरह की बातें जो है, ये इससे पार्टी नहीं चलती, इससे कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी संगठन हो, कोई भी संस्था हो, वो नहीं चल सकती। आपने ये बहुत महत्वपूर्ण बात की कि जिस तरह की लीडरशिप है, तो राहुल जी की भी एक छोटी सी बात कर लेते हैं। दो बातें हैं राहुल जी को लेकर। एक तो बात जो मुझे समझ में आई कि क्या आप संजय गांधी और राहुल गांधी में कोई मेल देखते हैं? क्योंकि संजय गांधी भी जो पॉलिसीज थी उस पर खिलाफ खड़े हुए थे। वो नेहरूविन पॉलिसी के खिलाफ थे, वो इंदिरा गांधी की भी कुछ पॉलिसीज के खिलाफ थे। राहुल जी भी अपनी सरकार के खिलाफ भी खड़े होते हैं। दोनों बात अपने तरीके से सोचने समझने का एक तरीका है उनका। देखिए एक और जोड़ लेता हूँ इसी में, क्योंकि आपका रेफरेंस था कि राहुल जी के लिए मुझे किसी ने कहा कि भाई एक महाराष्ट्र से राज्यसभा के सांसद रहे 6 साल, बड़े विद्वान लोग हैं, उनसे तो एक बार भी मुलाकात नहीं की राहुल जी ने, पूछा नहीं कि भाई महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। और जो 5 साल से एमपी रहते हैं उनसे वो जब 42 एमपी थे तब भी 5 साल में 2 बार भी नहीं मिले हैं। तो जो हिमंत बिस्वा शर्मा शिकायत करते हैं, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया शिकायत करते हैं, क्या राहुल जी को भी तो जिम्मेदार मानेंगे आप कि नहीं मानते? जी देखिए, दो चीजें होती हैं। एक तो जो हम बात करते हैं, बड़ा एक मतलब मैं ट्रेडिशनल टाइप का जवाब देता हूँ कि एक तो खून में होता है, खून की एक वो होता है, मतलब उनकी विरासत में। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी की हम बात करें तो फिरोज गांधी जो थे वो बड़े मतलब कांग्रेस के सांसद थे, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ थे। आपको याद होगा वो मुंद्रा कांड में उन्होंने कांग्रेस के खजांची का इस्तीफा करा दिया, केंद्र के फाइनेंस मिनिस्टर का। तो ये तमाम उनका एक रवैया था। तो राहुल और संजय भी एक तरीके के रेबल थे, मतलब अलग।
संजय गांधी की दो चीजें होती हैं, एक तो जो आपने रेबेलियस कैरेक्टर, एब्सेंस ऑफ आइडियोलॉजी या व्यवस्था के खिलाफ चलने का उनका पराक्रम था, वो राहुल में भी नजर आता है। लेकिन और आक्रोश और हमेशा थोड़ा सा गुस्सा रहने का एक भाव कि मतलब, और लोगों को मतलब वर्कर जो है वो पास में नहीं आ सकता, वर्कर को थोड़ा सा लगता है कि एक मान सम्मान या एक मतलब नजरें उठा के देखता है, तो उसको जो है ना वो चीजें जो है वो राहुल गांधी और संजय गांधी में समानता है। लेकिन संजय गांधी को राजनीति के प्रति पैशन था, मतलब वो 24 घंटे, जैसे मैंने कहा, उन्हें कुछ नहीं काम, यहाँ से दौरे करना, लोगों से मिलना, ये करना। जो गुलाम नबी की बात कर रहे थे, एक बार क्या हुआ, दिल्ली में कोई प्रदर्शन हो रहा था और वहां के ऊपर किसी की पिटाई हो गई थी, तो संजय गांधी देखते रहे, फिर उन्होंने कहा नहीं, इसको, इस लड़के को जरा भेजना। तो उन्होंने उससे कहा कि भैया तू इतना फिट रहा था तो क्यों, उसने कहा। तो इस तरह से आजाद साहब की एंट्री हुई। आजाद साहब कोई बड़े मतलब परिवार से या उसके नहीं आए। संजय गांधी को ये लगा कि देखो ये राजनीतिक प्रदर्शन हो रहा था, कितनी मतलब बढ़िया तरीके से ये पुलिस की लाठी, आप जानते हैं, मुझे पता नहीं विजय जी आप कभी एक्टिविस्ट रहे, आपने लाठी खाई है नहीं, बड़ी जोर की होती है, तमाचा भी बड़ा झनाटेदार पड़ता है, तो आपको आपने सब चीजें चखी हुई है। तो वो उन्होंने उसको फिर इस तरीके से आगे बढ़ाया। तो ये चीजें संजय में कला थी, वो उसका हमें यहाँ अभाव नजर आता है। जैसे अभी हमने पहले विवरण करा, लोगों ने दल बदल लिया, कुछ किया, लेकिन संजय गांधी की लीडरशिप फैक्ट्री आज भी चल रही है और मजबूत है। और कांग्रेस की मतलब यूपीए के समय तक मैंने मतलब कैलकुलेट किया था, रीढ़ की हड्डी थी। आज उसको जो इनके, देखिए महुआ मित्रा भी राहुल गांधी उनको लेके आए थे, अगर आप राजनीतिक रूप से उसका अध्ययन करें, वर्ल्ड बैंक में थी जहां भी। लेकिन आज महुआ मित्रा कांग्रेस के साथ नहीं है, कांग्रेस में रहती तो मुझे लगता है कि उनका जो काम करने का तरीका है उससे राहुल गांधी को फायदा ज्यादा होता है। मुझे याद आता है सर कि वो पहली बार मेरी उनसे मुलाकात हुई थी दिल्ली के शाहजहां रोड पे, ये नौसेना का गेस्ट हाउस था शायद जी। तो तब पहली मुलाकात हुई थी, वो दिल्ली आए थे यूएन के बाद से। तो उन्होंने मुझे बताया कि सोनिया जी के बहुत वो था, आग्रह था, दबाव था, उस वजह से वो आए थे। उस समय तो चुनाव भी लड़ने का तय नहीं हुआ था, ये उस समय की बात मैं बता रहा हूँ। तो उस तरह के लोगों को भी आज हैं। शशि थरूर कांग्रेस में है, लेकिन जैसे आपके मित्र जयराम रमेश ने कहा कि कुछ लोग कांग्रेस में हैं, कुछ लोग कांग्रेस के हैं। देखिए समस्या सबसे बड़ी वो है जो आपने जो प्रश्न पूछा मिलने जुलने की, जो आपने 42 सांसद का और 6 साल में, देखिए कोई भी लीडर हो, और मैं उसमें यहाँ राहुल गांधी की अनावश्यक आलोचना नहीं कर रहा हूँ, अगर उसको लगता है कि वो किसी दूसरे व्यक्ति से, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो पॉलिटिकल वर्कर हो, उससे मिले तो उस व्यक्ति को मतलब जो मिल रहा है उसको फायदा है। तो ये एक सोच और ये मानसिकता है, ये गलत है। देखिए जब हम और आप आज बात कर रहे हैं, उससे मुझे बहुत कुछ मतलब सीखने और समझने का मौका मिल रहा है। कोई भी ह्यूमन इंटरेक्शन होता है वो वन वे नहीं होता, चाहे साइकोलॉजी के हिसाब से देखें, सोशल ठीक होगा कि मुझे फायदा हो रहा है, इसलिए इसको अभी वो आपकी मान्यता है, वो आपका बड़प्पन है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कोई भी जो दो लोगों में संवाद होता है, शिष्टाचार भेंट होता है, वो एक तरफा नहीं होता। और इसीलिए हमारे मतलब सभ्य समाज में इस चीज का बड़ा जोर है, मिलने जुलने का। शादी ब्याह से लेकर के गम, और कोई मौका ऐसा नहीं होता जब मिलने जुलने, तो मिलने जुलने पे जोर, और मिलने जुलने का जोर में मतलब एक तरफा नहीं है कि वो जो जैसे अमिताभ बच्चन ने कहा था राजा और रंग के साहब, जब राजा कहे तो आप हाजिर हो जाए, रंग मतलब रंग नहीं कह सकता कि साहब मुझे राजा से मिलना है। तो वो बातें जो है, ये चीज जो है, और मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, चाहे वो मायावती हो, चाहे बहुत से लोगों का मैंने अध्ययन किया है, वो राजनीतिक रूप से पतन का, जयललिता का भी वो एक कारण बनता है। जब इनएक्सेसिबिलिटी हो जाती है, जब आपको लगने लगता है कि आप तुर्रम खां हैं, आप सब जानते हैं, आपको समझने की जरूरत नहीं है। और उसमें मैं कहता हूँ संजय गांधी का फिर मैं विशेष रूप से उल्लेख करूंगा, आपको कभी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जिसने कहा कि साहब संजय गांधी मुझसे नहीं मिले। तो संजय गांधी को समय था, राजीव गांधी के पास भी समय था, रात में चाहे वो 12 बजे मिले, सुबह 4 बजे। सोनिया गांधी को मैंने खुद देखा है कि मतलब 30 मिनट में 150 लोगों से मिलना कोई बड़ी मतलब मुश्किल काम है, सबसे मिल लेते थे। अब यहाँ के ऊपर जो है वो यहाँ पर एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम ये है कि वो एक उसके ऊपर एक प्रीमियम कर दिया, जो उनके एडवाइजर हैं, सलाहकार हैं, शुभचिंतक तो मैं नहीं कह सकता, तो उन्होंने कह दिया कि साहब ये आपसे मिलेंगे तो इनको फायदा होगा, फोटो खींच जाएगी, एक सेल्फी आ जाएगी, दुनिया भर की बातें। तो वो चीज से मुझे लगता है राहुल गांधी को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, और उसकी जितनी जल्दी वो अपना काम करने का तरीका बदले, लोगों से मतलब मिलते जरूर है, पुलियों से मिलते हैं, ये भी मिलते हैं, लेकिन मैंने लिखा अभी एक लेख में कि एआईसीसी के कर्मचारी 24 अकबर रोड से जो नया इंदिरा भवन बना है, तो वहां जो एआईसीसी कर्मचारी थे उनको छोड़ दिया, उनको बेचारों को सबको मतलब बिना पैसे का विहार दिया गया है। तो अब भाई उनसे भी जाके मिलो,
तो आप पुलियों से मिल रहे हो, ट्रक ड्राइवर से मिल रहे हो, ये कर रहे हो, अपनी पार्टी वालों से मिलने का टाइम नहीं है, जो कर्मचारी जिन्होंने 30-30 साल 50-50 साल की सर्विस है जिनकी। तो ये चीजें हैं, मैं समझता हूँ 24 घंटे सबके पास होते हैं, लेकिन 24 घंटे का आप सदुपयोग कैसे करते हैं, ये चीज, ये कला जो है राहुल गांधी, मुझे लगता है कि उनका जो पूरे उनके इर्द गिर्द लोग हैं वो उनको नुकसान ज्यादा कर रहे हैं, फायदा कम पहुंचा रहे हैं। आपने एक बहुत बारीक बात कही कि राहुल गांधी जी के एडवाइजर्स हैं, शुभचिंतक मैं उनको नहीं कहता, तो मुझे तुलसी का रामचरितमानस का एक दोहा याद आया, वो मैं ऐसे ही जिक्र कर देता हूँ आपको कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो, सचिव वैद्य और गुरु तीन जो, प्रिय बोले भई हास, मतलब आस, भय की वजह से ऐसा बोलते हो, तो राज धर्म तन तीन का कोई बेगही नास। यदि सचिव वैद्य और गुरु जो भी लोग हैं, यदि वो भय के कारण या किसी कारण से झूठ बोलते हैं, तो राज धर्म और तन तीनों का नाश बहुत जल्द होता है। खैर, लेकिन आपने सोनिया जी का जिक्र इसमें किया, तो एक बहुत बारीक बात आप मुझे समझा सकते हैं कि सोनिया जी की जब एंट्री होती है राजीव गांधी की हत्या के बाद, एक तरह से वो चली जाती है डार्क रूम में, जो भी कहें आप, हैं अंधेरे बंद कमरे में, और वहां से जब वो नरसिम्हा राव जैसे कांग्रेस के दिग्गज लीडर के रहते हुए, और उनकी सारी ताकत पराक्रम आप जानते हैं, उसके बाद वो टूटी हुई कांग्रेस, विभाजित कांग्रेस जो भी है जिन कारणों से रही, उससे निकल कर आती हैं, और वो 98 से 2004 में एक ऐसी मजबूत सरकार यूपीए की बना देते हैं, मतलब सरकार बना देते हैं कोalition की, और 2014 तक वो लड़ाई लड़ती है, और उनको भी बहुत राज, और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और तमाम तरीके के क्षेत्रीय नेता भी थे। तो वो उस ताकतवर नेता के तौर पर, और महिला को, एक विडो को, और उस लड़ाई से 91 से 98 तक भी अपने आप में निकालना, तो वो क्या कुछ नहीं सकता राहुल जी ने? देखिए, वो उसका सोनिया गांधी ने एक बार खुद एक सभा में उत्तर दिया था, जब वो विदेशी मूल को लेकर के उनको एक तरीके से कांग्रेस में था, तो उन्होंने कहा था कि आई एम नॉट जवाहरलाल नेहरूज डॉटर, मतलब वो उन्हें इस बात का एहसास है कि वो नेहरू गांधी परिवार की मतलब बहू है, वो नेहरू परिवार की उस तरह से मतलब जो ब्लड लाइन होती है वो नहीं है। तो वो उनको अपने बारे में, मेरा अपना आकलन ये है, एक निष्पक्ष मतलब राजनीतिक पत्रकार के, उन्हें अपने बारे में कोई गुमान या मुगालता नहीं है, तो व्यवहारिक रूप से उन्होंने स्टेप लिए। वो थोड़ी खुशकिस्मत भी नहीं कि उस जमाने में उनके साथ में मतलब प्रणब मुखर्जी, नटवर सिंह, अर्जुन सिंह, ये लोग जो देश की राजनीति को, देश के समाज को, देश के चिंतन को समझते थे, और उनको एक और सोनिया गांधी का बड़प्पन ये था कि उन्होंने सलाह उनकी मानी। देखिए, आपको याद होगा कि तिवारी कांग्रेस भी बनी थी, और उस समय बहुत सारी कांग्रेस बन गई थी उस समय, तो इतनी टूट गई थी, सिंधिया कांग्रेस थी, और एक नरसिम्हा राव कांग्रेस थी, लेकिन उन्होंने वो पर्जिंग नहीं की कि मतलब इन लोगों को सबको चलता कर दिया हो। हाँ, आज मतलब दूसरे नंबर में कह रहा हूँ, ईरान की बहुत बड़ी कमजोरी ये हुई कि ईरान ने शक और शुबे के चक्कर में अपने बहुत से लोगों को, चाहे वो फौजी हो, चाहे वो उनके डिफेंस के, उन सबको उन्होंने वैसे ही सरकलम कर दिए थे। तो अब आप अपनी क्रीम को खुद ही मिटा दोगे संदेह के आधार पे या विद्रोह के आधार पे, तो कैसे एक वैसे नेशन कैसे मजबूत हो गए? तो एकता की बात, तो सोनिया गांधी ने कांग्रेस की एकता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया, मतलब शी नेवर बिकेम अ फैक्शनल लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी। और इस चीज से जो मैंने दिया कि राहुल गांधी आ रहे हैं और दो लीडर इंतजार कर रहे हैं और सलाम दुआ नहीं हो रही, ये सब सोनिया गांधी ने कभी नहीं किया। और लोग उनके बहुत, अर्जुन सिंह भी उतने करीब थे, और अंबिका सोनी भी, प्रणब मुखर्जी और अर्जुन सिंह की आप जानते हैं, आपने उसका पीरियड कवर किया, नहीं बनती थी, लेकिन उन्होंने सबको साथ लेके चला, कैबिनेट में भी तमाम लोग थे, तो मनमोहन सिंह को भी आदर सम्मान दिलाया। तो ये एक बहुत बड़ी कला है, और ये कला जो है ये राजनीतिक मतलब रूप से आती है। वो ऐसे करके सिर्फ ये नहीं, करुणाकरण जी कहा करते थे, हाथी के महावत की कहावत देते थे कि एक बड़ा अच्छा मतलब महावत हो हाथी का, तो उसका ये जरूरी नहीं है कि उसके मतलब वो कहते थे कि हाथी के बैठने बैठने पर महावत की पीठ के ऊपर एक निशान पड़ जाता है, पीठ और कमर के हिस्से पे, तो कहते थे ये जरूरी नहीं कि महावत के बेटे की पीठ और कमर पे निशान हो। आप समझ गए होंगे उनका इशारा किधर था। तो ये तमाम बातें होती, देखिए कांग्रेसी जो है ना बड़े होशियार होते हैं, मुझे लगता है वो फौरन समझ लेते हैं। तो ये चीजें जो होती है, ये अब देखिए प्रियंका गांधी भी है, उनमें भी बड़ा राजनीतिक कौशल है, और मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा, लेकिन आपको विजय जी जान के हैरत होगी, बल्कि एक तरीके का आपको शौक भी लगेगा कि 8 महीने 9 महीने हो गए प्रियंका गांधी को की कोई राजनीतिक भूमिका नहीं है, मतलब वो कांग्रेस की महामंत्री है, समझ नहीं आ रहा हमें कि क्या है, क्या जिम्मेदारी है, क्या काम है उनके पास? कुछ नहीं, कोई काम नहीं है, शी इज विदाउट पोर्टफोलियो। अब आप ये कल्पना कर सकते हैं कि किसी राजनीतिक दल में प्रियंका गांधी जैसा चेहरा हो और नाम हो, और उसकी कोई भूमिका ना हो, उसके पास कोई काम ना हो,
या उसको कोई काम ना दिया गया हो? ये चीजों के जवाब मतलब वो जो कांग्रेस जो है, वही मैं कहता रहता हूँ कि कांग्रेस मैन आर हैप्पी टू बी अनहैप्पी। हैप्पी है मजा आने जैसे लगता है, सच बता रहा हूँ। आप विपक्ष में है तो आप क्या क्या करें, हैप्पी टू बी अनहैप्पी। हैप्पी टू बी अनहैप्पी है। आपने अभी सोनिया जी का जिक्र किया, राहुल जी का जिक्र किया, और आपने कहा कि वो ब्लड लाइन की बात है। वैसे तो मुझे याद आई, आपने अभी ईरान का जिक्र किया, तो आपका तो एक विदेश लाइन तो है ही, ब्लड लाइन नहीं है तो खामनेई साहब के साथ बाराबंकी से जुड़ी। अब वो जो आयतुल्ला खमैनी थे, बाराबंकी का मैं भी हूँ, वो भी हूँ, लेकिन वो आयतुल्ला खमैनी जो उनके सुप्रीम लीडर थे, वो जैदपुर वहाँ जगह है, वो 18वीं सदी की बात है, और उस वक्त हाँ, इसलिए वहां मैंने से कहा विदेश एक कनेक्ट तो है लेकिन मैं दूसरी बात समझना चाहता, आपने अभी चर्चा की कि भाई वो सोनिया जी समझती थी कि वो उस परिवार की नहीं है। एक घटना का जिक्र आपने किया कि 1976 का जून का शायद है, कि जब कांग्रेस लीडर्स की बात मीटिंग है और इंदिरा जी कहती हैं कि संजय गांधी तो आना नहीं चाहते थे कांग्रेस में, काम नहीं करना चाहते थे, और जिस तरह का पूरा दबाव बना और जो अटैक हुआ उसकी वजह से वो आए। मुझे ये थोड़ा सा समझाइए कि मतलब मैं, हो सकता है मेरे शब्दों में चयन गलत हो, ये एरोगेंस है या एहसान है या एक पावर का शगल है कि आप, मैं 4 उदाहरण आपको देता हूँ, 3 उदाहरण समझो। संजय गांधी के लिए कहा गया कि वो आना नहीं चाहते थे कांग्रेस में, और वो आ गए, सबसे पावरफुल हो गए। फिर राजीव गांधी जी के लिए माहौल बनाया गया कि वो आना नहीं चाहते थे, तो वो तो पायलट थे, हवा में उड़ रहे थे और पायलट बने रहे थे, वो तो प्रधानमंत्री भी बन गए, जनरल सेक्रेटरी भी बन गए, जनरल सेक्रेटरी भी बने थे ना। और उस विमान की घटना भी आपको याद है, उसके नतीजे भी आपको याद है, इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के विमान में कौन लोग थे और क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन वो आ जाते हैं। फिर मुझे याद आती है बात 2013 की, कि जयपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है जिसमें राहुल जी की एक तरह से ताजपोशी होनी थी, उपाध्यक्ष बनाया गया था। तब ये बात कही गई कि राहुल जी तो कांग्रेस मतलब पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहते। उन्होंने तो एक बात ये भी कही कि माँ ने कहा था पॉलिटिक्स इज पॉइजन, यदि आपको याद हो वो लाइन, मुझे अभी तक याद है, मैं था वहां पर। किस पर एहसान कर रहे हैं साहब आप मुझे? नहीं आना चाहते मत आइए ना। विजय जी, आपकी आलोचना बहुत बिल्कुल रूड सही तरीके है। से मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे नहीं, समझने नहीं, के लिए। मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ, ये चीज बिल्कुल आपकी इस तरीके के वाजिब है और दुरुस्त भी है। लेकिन देखिए, आपकी बात मतलब मैं आपकी बात का वो नहीं कर रहा हूँ विरोध या उसके खिलाफ, लेकिन आप उसको, मेरा सिर्फ आपसे एक निवेदन है, और जो आपके इतने हजारों लाखों जो आपका कार्यक्रम देखते हैं, इसको हमें थोड़ा मानवीय दृष्टिकोण से देखना चाहिए। देखिए, एक ह्यूमन नेचर होता है, वो ह्यूमन नेचर, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कोई भी हो, वो सब, उनके पास तो तमाम एक इमोशन होते हैं, एक लाड प्यार और बच्चे को सबसे अच्छा समझना, सबसे बेहतर समझना, ये तमाम आकलन जो होता है वो हर मतलब माँ बाप का होता है। अब वहां के ऊपर समस्या आती है, एक जो मैंने बड़े करीबी से देखा वो ये कि जो ये वफादार जो होते हैं, ये वफादार और चाटुकार, इसका जो मिश्रण होता है, ये बड़ा मतलब आई वुड से मतलब घातक या जहरीला जो है, इस तरह का जो शब्द का चयन मैं भी ठीक से नहीं कर पा रहा, वो होता है, और वो नशीला भी होता है, होता 2004 है। का सेंट्रल हॉल का सीन याद जी, है। जी। तो वो ऐसे आके नहीं, नहीं, देखिए वो क्या आके एक ही मतलब हजार, कोई बंगाल से आया, कोई केरल से आया, कोई मेघालय से आया, कोई उत्तर प्रदेश से आया, हर व्यक्ति यही कह रहा है सोनिया गांधी से, मैं उस पीरियड की बता रहा हूँ 2004 से के बाद, 4 से 6 के बीच में, जो राहुल गांधी उस तरह से सक्रिय मतलब महामंत्री नहीं बना, हर आदमी ने सोनिया गांधी से कहा। उसमें सारे जितने सिंह हैं कांग्रेस में, नाम नहीं लूंगा, आप जानते हैं जितने सिंह हैं, तमाम उसमें सबसे आगे थे, मतलब जो राजपूत कम्युनिटी थी, और ब्राह्मण नेता थे, तमाम लाइन लगा के उन्होंने, और सोनिया गांधी के पास ये सब चीज रिकॉर्डेड है दिन तारीख के साथ। कभी भी वो अपनी अगर जीवनी लिखेगी तो आप देखिएगा कि उसमें इस चीज का जरूर जिक्र होगा। और उन सब ने कहा, क्योंकि मैं भी मिला था, उन्होंने सबसे कहा कि हर आदमी कह रहा है मृग राहुल, राहुल को पद दीजिए, राहुल को आगे बढ़ाइए, राहुल को आगे बढ़ाइए। राहुल को सोनिया गांधी इसलिए लाई थी कि वो 4 के चुनाव में ऐसा आकलन था कि शायद कांग्रेस फिर से वापस मतलब सत्ता में नहीं आएगी और अटल जी फिर से वापस आ जाएंगे, अब जाने इंडिया शाइनिंग वगैरह पूरा। तो उसमें सोनिया माहौल भी गांधी अच्छा को यह था कि उन्हें एक तरीके के एक सहयोगी, एक ट्रस्टेड व्यक्ति की जरूरत थी, और राहुल गांधी ने अपनी मतलब एक तरीके की सेवाएं वो करी। वो वहाँ मॉनिटर नाम की कंपनी है, कंसल्टेंसी कंपनी, लंदन में वो जॉब छोड़ के आए, और उनका आइडिया ये था चुनाव भी लड़े कि वो बैक बेंचर के रूप में रहेंगे, सीखेंगे नेता प्रतिपक्ष में, मतलब नेता प्रतिपक्ष तो बहुत बाद में बने, कि विपक्ष में होकर कैसे वो उनकी ग्रूमिंग होगी। लेकिन हुआ ये कि वो 4 हो गया, 4 से मतलब 2004 का चुनाव हुआ, और वो इंडिया शाइनिंग फ्लॉप हो गया, और यूपीए सरकार बन बन गया, गई। और
सोनिया गांधी ने वो दिया, और उसके बाद में पूरी कवायद ये हुई कि लोग, बहुत से लोग मंत्री भी नहीं बने। दिग्विजय सिंह, अंबिका सोनी, ऑस्कर फर्नांडिस, कई लोगों में जानता हूँ जो राहुल, और बहुत से युवा तमाम इसलिए रह गया उनका, भाई हम राहुल के साथ रहेंगे। अब बाद में जब तक 10-11 आया तो उनका, अरे राहुल तो आया ही नहीं, तो सबने जो था शक्ति बस में मनमोहन सिंह ने सबको बना दिया मंत्री, जिनका आपने शुरू से कर दिया, और अब सब भाजपा में है। तो ये देखिए, एक और चीज मैं आपको बताऊं, ये जब हम आज बात कर रहे हैं, ये वफादारी दो तरीके की होती है। देखिए, एक होती है व्हाइट कॉलर, जो लोग प्रोफेशनल्स होते हैं, बड़े बड़े पद पे रहते हैं, या उनमें उस तरह का वो होता है, वो उनके लिए अपनी पर्सनल इमेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, सम्मान से कह रहा हूँ, जितने लोग हो, इनकी जब अपनी जब वो खुद चुनाव हारे तो उनकी आंखें खुली, उनका ये क्या, हम तो अपना खुद गुना से चुनाव हार गए, चलो छोड़ो। तो इस तरीके का, ये आरपीएन सिंह या जितिन प्रसाद, ये जितने लोग गए हैं, मिलिंद देवरा, तो इनको अपनी जो मिडिल, अपर मिडिल क्लास, या जो व्हाइट कॉलर होता है उसको बहुत होता है। जो वफादार है, देखिए, जो लोग दूसरी पृष्ठभूमि से आते हैं, जिस तरीके से मतलब विंस्टन जॉर्ज है, या पुराने जो थे सीके जाफर शरीफ थे, ड्राइवर थे, धवन, फोतेदार, इन सब लोगों ने, आप हो सकता है मुझे करे करे, किसी ने पार्टी नहीं छोड़ी, मतलब जो संघर्ष से आया है किसी ने नहीं छोड़ी। हरीश रावत, मतलब आप हर राज्य में देखिए, आपको ऐसे 2-4 लोग मिल जाएंगे जिनकी पोटेंशियल था, वो जा सकते थे, वो सब मतलब हरे भरे लोगों ने पार्टियां छोड़ी है। जो संपन्न थे, जो संपन्न बैकग्राउंड से थे, प्रोफेशनल्स थे, वो कहीं भी जा सकते थे। सचिन पायलट का मैं जरूर जिक्र करूंगा, वो एक अपवाद है, उन्होंने ऐसा नहीं किया, और उससे उनको, मतलब मुझे लगता है देर सवेर फायदा भी होगा। तो ये एक, इसका एक तमाम ये चीजें हैं। मैं ये कह रहा था आपसे, जो आपका ओरिजिनल प्रश्न था, कि वो जो एक जो मीठा जहर जो दिया जाता है, जो वफादार जो मतलब वो करते हैं, मतलब राज्यों के मुख्यमंत्री, तमाम हर आदमी आके अगर आपसे कहे, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी, मैं उनका कोई समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन वो एक चीज उनके ऊपर हावी होती है, उन्हें लगने लगता है कि हाँ, मेरा बेटा बहुत ज्यादा प्रतिभावान है। और कैसे कैसे लोग, आपको नाम, मतलब आप सिद्धार्थ शंकर रे, आप देखिए, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से पढ़े हुए, ऐसे बार एट लॉ, इतने ज्ञानी विद्वान आदमी है कि उनके सामने, मतलब मुझे कहते हैं अच्छा नहीं लगता, सब दुनिया से जा चुके हैं, मतलब प्रणब मुखर्जी भी उनके सामने आपको हल्के लगेंगे, जो सिद्धार्थ बाबू का जो थी। तो इस तरह के लिए अर्जुन सिंह बहुत ही मतलब गंभीर व्यक्ति, नटवर सिंह, तमाम लोग जो थे, अकम्पलिश लोग आके कह रहे हैं कि साहब आप राहुल गांधी को लाइए, हमारे आकलन में राहुल गांधी जो है वो इंदिरा जी के सपने साकार करेंगे, और ये करेंगे, वो करेंगे। तो एक चीज देश को जरूरत है, तो कहीं ना कहीं, जो एक मैंने किताब में लिखता हूं मैं, कि नेहरू गांधी फैमिली सफर फ्रॉम इल्यूजन ऑफ ग्रैंडोर, कि उन्हें लगता है कि साहब उनके बिना गाड़ी नहीं चलेगी देश में, और सबके सब, अशोक गहलोत, गाड़ी नहीं चलेगी, सोनिया गांधी, देखिए 97 में सबने जाके उनको बोला, ये सब जो बड़े नेता थे, अहमद पटेल, दिग्विजय सिंह, अशोक गहलोत, ऑस्कर फर्नांडिस, तमाम गए, और सबने कहा कि साहब ये सेकुलरिज्म देश में जो है वो हो जाएगा। आप ये पीछे फोटो देख रही है राजीव गांधी की, राजीव गांधी आपसे कुछ कह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं, फोटो में राजीव गांधी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बढ़िए, हमारा दामन संभालिए। और इतनी विनम्रता और इतनी मतलब लाचारी, मैंने जिक्र किया था, आपने पता नहीं याद होगा, कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जब पीए संगमा ने सोनिया गांधी के बारे में इस तरीके के राजनीतिक रूप से अपशब्द का इस्तेमाल किया, विदेशी मूल का, और सोनिया गांधी बिल्कुल एक बहुत ही विद सेंस ऑफ हर्ट, इतनी आहत हुई कि उठ के चली, तो उनके पीछे एक व्यक्ति दौड़ा, उसे चप्पल भी नहीं पहनी, और वो कौन व्यक्ति था? वो अर्जुन सिंह थे। आप वो मंजर देखिए, क्योंकि हम बाहर खड़े हुए थे, कि सोनिया गांधी बाहर निकलती है, वो पीछे नंगे पैर एक आदमी आता है, सोनिया गांधी मुड़ के देखती है, और वो ऐसे करके झुके हुए, बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि लोगों ने तो देखिए, वो करुणाकरण जी का, अब सब मुझे कहते हैं, मैं बार बार, मुझे बड़ा मतलब भारी मन से बात है, करुणाकरण जी का एक चित्र आया था कि वो गए थे, और वो जब प्रियंका गांधी के बेटे का जन्मदिन का जन्म हुआ था, और वो शायद कहीं 1-2 साल में, करुणाकरण जैसा आदमी, फ्रीडम फाइटर, और बहुत ही बड़े व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति वो था, वो उसके रेहान के सामने, मतलब वड्रा के सामने जो है वो, मैं क्या बताऊं, वो बताना मैं नहीं चाहता, आप समझ गए, एक तरीके से झुके हुए थे। तो ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं, ये मैं नहीं कह रहा कि जो कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन ये सब पूरा जो एक ये मिश्रण, एक जो कॉकटेल बनता है, इट्स अ वेरी हेडी कॉकटेल, और वो जो है वो बड़ा कारगर रहता है। भाजपा में उस तरह की मतलब कल्चर नहीं है, लेकिन वह दूसरे तरह का कल्चर है जो चलता है, जो संघ परिवार का और उसकी पृष्ठभूमि से लोग आते हैं। नहीं, उस पर भी किसी दिन चर्चा करेंगे, किससे तो बहुत आपके साथ चल सकते हैं, लेकिन टाइम हमारा इजाजत नहीं दे। दो सवाल मैं छोटे से और कर ले, क्योंकि बात हमने इमरजेंसी से शुरू की थी।
आपने सिद्धार्थ शंकर रे की बात की, क्या आप किसी एक आदमी को दोषी, या क्यों इंदिरा जी ने ऐसा किया? क्योंकि वो 25 जून की रात जब वो गाड़ी में सिद्धार्थ शंकर रे के साथ राष्ट्रपति भवन जाती है, फखरुद्दीन अली, मैं, आप करेक्ट कर सकते हैं मुझे, कि जब जेपी की रैली और वो सब हो रही है, और उसके बाद जिसमें सिंहासन खाली करो का नारा लगता है रामधारी सिंह दिनकर का, और वो वहां जाकर राष्ट्रपति से बात करती हैं और ये इमरजेंसी की बात हो जाती है। क्यों इंदिरा गांधी इतना डर गई थी? पहली बात। डराया गया था, देखिए डराया गया। देखिए एक तो पहली बात, हमें कुछ चीजें समझनी चाहिए सत्ता में, वो चाहे वो राजे महाराजे हों, चाहे आज के जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री वगैरह, सब में देखिए कहीं ना कहीं अंदर जो थी एक इनबिल्ट एक वो होती है, एक सेंस ऑफ असुरक्षा की भावना होती है। उस असुरक्षा की भावना को वो कैसे दूसरा सामने वाला उसको कैसे मैनिपुलेट करता है, ये मैं उनके समर्थन में नहीं कह रहा। इंदिरा गांधी की कमी या गलती बिल्कुल है, 100%, 100%, उसका कोई कंसेशन नहीं है। लेकिन मैं उसके साथ साथ ये भी कहूं कि ये लोग जो सामने होते हैं, जैसे लोग पहले दरबारी शायर वगैरह होते थे ना, जो वो करते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा, या वो ऐसा जो था, जो रस जो भरते थे, वो रस का उसका मतलब सांप के काटने की इलाज है, इसका इलाज नहीं है। जो ये अधिकारिता का, और जो उसमें जो पारखी होते हैं, और कांग्रेस पार्टी में उसकी बहुत बड़ी तादाद है, आज भी है, पहले भी है। भाजपा में इस तरह का सत्ता के सामने चारण रस का वो होता है। इसीलिए मैंने वो कहा ना, सचिव वैद्य गुरु जी तीन जो प्रिय बोले भैया। आपको मैं उदाहरण दूं, एक सॉरी आपसे समय, मतलब बड़े रोचक घटना, बनारस के एयरपोर्ट के ऊपर वाराणसी में राहुल गांधी आते हैं, और वो देखा कि वहां पर फटाफट राहुल गांधी आए, पुरानी बात बता रहा हूँ, आज की बात नहीं बता रहा, और एकदम से 101 मतलब वहां पंडित आ गए, और उन्होंने फौरन उनके ऊपर मंत्र पढ़ने लगे, और गंगा जल, और राहुल गांधी वो बिल्कुल हैरान। अब आप बताइए इसमें कितना खर्चा आया हुआ होगा? तो वो जो है, वो एक थे, उनको बाद में कांग्रेस वाले उनको उल्टा पारस कहते थे, कि मतलब पारस की आप जानते हैं कि जो चाहे छुए तो सोना हो जाए। तो मोहन प्रकाश जी को बाद में लोगों ने कहने लगा, मोहन प्रकाश जो कांग्रेस के महामंत्री और आपके राज्य से ही है, मोहन प्रकाश को लोग कहने लगे कि उल्टा पारस है। जिस राज्य के वो पटवारी बने, वो कांग्रेस में चुनाव हार गई, जबकि मोहन प्रकाश समाजवादी लोगों में से रहे, और बनारस के भी है, बनारस के भी हैं। हाँ, तो वो आप देख रहे थे जो एयरपोर्ट का मंजर था। तो इस तरह से मतलब मेरा आपको कहने का मतलब ये है कि आदमी को लगेगा कि अरे सब ये तो मतलब मैं कुछ हूँ, और ये सामने वाला जो करा रहा है, ऐसा उसके सामने मतलब पूरा एक होता है। वो फिर बार बार कहूंगा प्रोग्राम के अंत में, ऐसा ना लगे कि मैं उनके लिए हथेली लगा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन, इट इज नॉट अ डिफेंस। देखिए एक रैशनल और एक्सप्लेनेशन और डिफेंस में फर्क होता है। जी बिल्कुल ठीक। लेकिन इससे उल्टा सवाल, एक आखिरी सवाल कर लेते हैं, क्योंकि अभी भी बात तो मन मेरा तो नहीं भरा है कम से कम। तो कि इमरजेंसी लगाने की बात आपने करी, इमरजेंसी उठाने की जब बात हो, इमरजेंसी खत्म, और खासतौर से ये फैसला कि चुनाव से पहले सारे लीडर्स को रिहा कर दिया जाए, चुनाव कराने का फैसला, क्या जरूरत थी? जब आपने 6 साल के लिए पार्लियामेंट बढ़ा दी, सब कुछ चल रहा, मुझे लगता है कोई ऐसा खिलाफ नहीं था, जेल में थे जो बाकी जो लोग। जी देखिए, मैं तो मतलब उम्र में उस तरह का सोचा था, लेकिन जो मैंने पता किया जो इंदिरा गांधी की, देखिए इंदिरा गांधी को इस बात का थोड़ा सा मलाल था, एक मतलब आत्मगलनी थी, जो इमरजेंसी उन्होंने लगाई थी जिस तरीके का, ये ठीक है कि उसको नहीं लगाना चाहिए था, और जब भी उनको खुले, लेकिन देर सवेर उनकी आंखें खोली, और ये उनका फैसला था, उनका विवेक था। उनको उस जमाने में इंटेलिजेंस ब्यूरो ने ये भी बताया कि आप चुनाव हार जाएंगी, आपको जेल हो जाएगी, आपको सजा होगी, आपको हो सकता है देश छोड़ने से मजबूर किया जाए। वो तो जनता पार्टी ने सब आपस में लड़ भिड़ करके, लेकिन तमाम परिस्थितियों, इंदिरा गांधी ने कहा नहीं, मैं इन सब चीजों को झेलने के लिए तैयार हूँ, देश में लोकतंत्र बहाल होना चाहिए। तो जहां एक तरफ जो इमरजेंसी की 50वीं वर्षगांठ के ऊपर आज हम इंदिरा गांधी को एक दोषी मानते हैं, इमरजेंसी का कसूरवार मानते हैं, इमरजेंसी में जितने भी गलत काम हुए उसकी केवल और केवल इंदिरा गांधी और उनके बेटे जिम्मेदार थे, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी उसी सांस में, उसी आंखों से, उसी कानों से ये भी सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि वही इंदिरा गांधी ने अपने विवेक में वो एक डेमोक्रेट थी। उनको लोकतंत्र के देर सवेर उनको एहसास हुआ कि देश लोकतंत्र से चलेगा, देश संविधान से चलेगा, और उसको उन्होंने माना और चुनाव कराए, चुनाव लड़ी, चुनाव हारी, ये तमाम चीजें हुई, और उसके बाद जेल भी गई, सजा भी हुई। संजय तो 56 दिन जेल में रहे,
दर्जनों केस हुए, शाह कमीशन, तमाम चीजें वो फ्लॉप हो गई। उनको उस तरीके का जो राजनीतिक रूप से नुकसान जनता पार्टी पहुंचा सकती थी वो नहीं पहुंचा पाई, लेकिन ये तमाम घटनाक्रम हुआ। तो ये देश में जिन्होंने मतलब इंदिरा गांधी ने दर्द दिया, लेकिन इंदिरा गांधी ने फिर बाद में दवा भी दी और बार बार उसकी माफी मांगी, उनके परिवार ने माफी मांगी, सोनिया गांधी ने माफी मांगी, राहुल गांधी ने माफी मांगी, राजीव गांधी ने माफी मांगी, संजय और इंदिरा ने तो माफी मांगी थी। तो तमाम चीजें तथ्यात्मक चीजें हैं। इमरजेंसी बहुत बुरी थी, लेकिन जब हम आज की स्थिति देखते हैं तो हमें लगता है कि वो जो जो एक सोच है, उस सोच से लड़ने की जरूरत आज भी है जैसी पहले थी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा। लेकिन बात खत्म करने का सच में वाकई मेरा मन नहीं है कि इसको खत्म किया जाए। ये इतने सारे किस्से आपके पास है, ये तो मेरा ही दुर्भाग्य मैं कहूंगा कि मैं उल्टा ही पारस हूँ मैं, कि पारस सामने खड़ा हो और उसको मैं छू नहीं पा रहा हूँ। नहीं नहीं, लेकिन फिर मिलेंगे हम। फिर आप मिलते सच हैं। में पारस बनी है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग, बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। Thank you. आज के लिए इतना ही मित्रों। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। दोस्तों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार, शुक्रिया। थैंक यू।